इन दिनों मौसम में बहुत प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। सुबह तो बिल्कुल ठंड होती है, सूर्य नारायण आते हैं तो काफी अपना तपन छोड़ देते हैं। कभी कभी हवाएं पश्चिम की ओर से होती है तो कभी कभी पूर्वैया वो चलती है, कभी कभी हरिश्चंद्र हवा चलती है, जो सत्य का प्रतीक आज भी माना जाता है। ऐसे ही हवाएं यहाँ पर भी चल रही हैं। सुबह कुछ अलग है, शाम को कुछ अलग है, आहार की चर्या के बाद कुछ अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वहां पर आई हो। हम बंधेंगे नहीं, जब हवाएं नहीं बंध सकती है तो हम क्यों बंधे। तो कुछ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए, कौन मना कर सकता। आप सोच विचार करके कार्य कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। जैन समाज ये नहीं जानता कि वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। वह अपने परंपरा से खान पीन रहन सहन आदि रखता तो है, लेकिन जो लेबल लगा करके बाजार में बिक रहे हैं उसके बारे में उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। और यदि है तो पूर्ण ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो अपने बच्चों को तो कम से कम आप लोग बचाइए, क्योंकि बच्चा एक बार उसका आदी हो जाएगा तो आपके हाथ से ही वो निकल जाएगा। घर भले ही आएगा किंतु होटल हो करके आएगा। समझ रहे हो? हाँ, तो आपका रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप अठभरी घी के माध्यम से पूरी भी उतार कर दे दोगे, ये अच्छा नहीं लगता। और होटल का अथवा जो ढकल गाड़ी है ना, ठेला इतना मन लग जाता है तो फिर आप कुछ भी दो, घर की कोई भी वस्तु उसको पसंद नहीं आएगी। इसी प्रकार यदि मान लो आप उसका विवाह भी कर दोगे तो भी जो विवाहिता हो करके आएगी वधू, वो भी इस एक के दो हो जाएंगे। तो या तो आप बाहर निकल लो या तो, और एक प्रकार से अपनी कुल परंपरा से जो कार्य है, जो अपने आजीविका के लिए और दूसरों को भी सहारा देने योग्य कार्य हैं, उनसे वंचित रहने से वह यह कार्य को नहीं समझ पा रहा। क्या है वह यह है कि बेकारी होने के कारण जो बहुत कुछ कलाएं थी वो सब समाप्त होती चली गई। जिसके हथकरघा के बारे में आप अभी सुन रहे हैं, उसके स्थान पर लगभग 60-70 से भी ऊपर समय चला गया है। वहाँ से वह ऐसा काम हो गया है, एक हथकरघे के स्थान पर एक हजार यंत्र लगाए गए और फलस्वरूप हजारों व्यक्तियों की जो आजीविका थी उसको समाप्त कर दी गई। आपको वस्त्र तो मिल गया
किंतु वह आपके घर की जो परंपरा थी वो सब नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में आप अब क्या काम करेंगे, नौकरी कहाँ तक मिलेगी आपको। तो इस प्रकार किसानियत भी चौपट हो गई, हस्तशिल्प समाप्त हो गया। जो कुछ भी परंपरा से आप अपने पैरों पर खड़े थे वह लड़खड़ा गए और आज भारत की दशा बहुत गंभीर हो गई। सरकार जो आती है वो कहती है हम आप सब लोगों के लिए किसी भी प्रकार से नौकरी नहीं दे सकते। नौकरी के लिए कुछ काम भी होना पड़ता है, किंतु योग्यता नहीं होने के कारण, श्रम से दूर होने के कारण कोई नौकरी भी अच्छी नहीं मिलती। 4-4, 5-5 हजार के वेतन के लिए भी आपके बच्चे क्या काम कर रहे हैं, आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे लिए मिल जा, हमारे लिए मिल जा। 600-700 केवल पद थे तो हमने पढ़ने में आया और उसमें बीटेक है, एमटेक है, एमबीए, प्रबंधन है, आदि आदि इंजीनियरिंग के कोर्स पूर्ण करने वाले बच्चे, यहाँ तक कि वह स्नातक हो करके, स्नातकोत्तर भी हो करके और इसके प्रबंध अपने अनुसंधान जिसको पीएचडी आप लोग बोलते हैं, वह भी उस आवेदन में नंबर लेकर के आए थे। आप लोगों के बच्चों की योग्यता क्या रह गई है आपके सामने आ गए। फिर भी लोन इत्यादि लेकर के यदि मान लो पढ़ा है वो लोन देने योग्य भी नहीं रहा है। अब आप ही लोग समझो, आपने लोन निकाल करके उनको पढ़ाया और उसको देने योग्य की जो अनुभूति भी उसको है ही नहीं। ऐसी स्थिति में अब नए सिरे से उन बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे यदि मान लो घर परंपरा से चल जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे सुनने में आया है कि भारतवर्ष में जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी इंजीनियर हैं जो हो रहे हैं, निकल रहे हैं, वो 80% किसी काम के योग्य नहीं है, ऐसी घोषणा हो गई है और अखबारों में आ रहा है। दूसरी बार जब सुना तो 90% तक पहुंच गई। ये 10 लाख रुपए पढ़कर लगा करके इंजीनियर हुआ है तो भी वह किसी काम का नहीं रहा। अब बच्चा वह पुनः उतने राशि लाने योग्य नहीं रहा है, तो क्या सोचता होगा आप भी सोचिए, क्या सोचता होगा। तो इस प्रकार जो भारतीय संस्कृति के अनुसार श्रम के योग्य कार्य थे, हस्तशिल्प, कला आदि, वो सब नहीं होने के कारण आज बेकारी आ गई है। आज हम आपके सामने रख करके इतना विश्वास दिला सकता हूँ, भारत के बच्चों में, युवा शक्तियों में बहुत कुछ प्रतिभा है, लेकिन इंग्लिश के कारण, विदेशी भाषा और विषयों के कारण वह व्यक्ति उसमें निष्णात नहीं हो पाता, नौकरी के योग्य नहीं बन पाता, इसलिए भी वह रह जाता है। किंतु वह श्रम करता है तो इतना योग्य श्रम करता है, वह 1 महीने में भी बहुत कुछ आज ला करके आपको दे सकता है। रसोई बनाने की अपेक्षा से एक लड़का दक्षिण से आया, जो हथकरघा लग रहे नहीं है, तो उनके लिए रसोई बनाने के निमित्त से आया। आप सुन रहे हैं? अच्छे ढंग से सुनो, नहीं समझे। और आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धड़ाधड़ सुबह जो कह रहे थे हम इनका नजर देते हैं, 2 घंटे हुए नहीं और विचार बदल गया और हम भी सदस्य बनना चाहते हैं। अब आप ही सोचो, कार्यकर्ता क्या करेंगे, कल आएंगे तो क्या कौन देगा आपको, बताओ। क्योंकि सदस्य तो बनना है,
कुछ काम भी करना है, ऐसा नहीं कि वेतन लेने के लिए आओगे। हाँ, तो उसमें कार्य करो। तो वह लड़का दक्षिण से था और ITI, हाँ, कुछ ऐसे मशीनरी वाले यंत्र उद्योग इत्यादि थोड़े कंपनी काम करने वाले, इतना वो 12वीं के बाद थोड़ा सा होता है डिप्लोमा टाइप। IIT तो अमेरिका जाता है वो। हाँ, हमें भी समझ में आने लगा होगा। अच्छा, वो ITI भी वाले भी नहीं समझे, IIT वाले भी अपने यहाँ हथकरघा तो लगे हैं, वहाँ पर शहर से पैकेज छोड़ करके और काम कर रहे हैं, ताकि वर्तमान के जो विद्यार्थी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वे समझे हमारे पास इतनी क्षमता विद्यमान है परंपरा से, हमें उस ओर नहीं जाना चाहिए। तो वह मैं बता रहा था, वह लड़का आया और रसोई बना करके जितने भी बच्चे थे उनको भोजन कराता था दोनों वक्त। अब समय मिलता है तो वह जो सीख रहे थे, सिखा रहे थे, उसमें शामिल हो करके वो सीखता है और सीख करके 2-4 महीने के भीतर वह उसको अपने दिमाग में बिठा देता है। बिठा करके वह अपने हथकरघा चलाया और वस्त्र ऐसे बना करके दे दिया जिस वस्त्र को देखने से लगता नहीं कि उसने कुछ सीखा है, लेकिन वह देख देख करके सीख गया। और वह 1 महीने में 10,000 से लेकर के 12,000 तक वेतन पा गया। तब वह कहता है कि मैं अभी भी थोड़ा सा समय देता हूं तो इतना हो गया, और विशेष रूप से रुचि ले लूंगा, मैं इनको सिखा दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। और आज वह कम से कम भी 18 जो है यंत्रों को प्रशिक्षण दे करके विद्यार्थियों को, छात्र को वह पढ़ा रहा, सिखा रहा है। और वह उससे भी ऊपर उठ करके लगभग 15 से भी ऊपर हजार एक महीने में कमाने योग्य हो गया। अब आप लोग सोच लो, 10 लाख रुपए में करने के उपरांत भी आप 1,000 भी नहीं कर पाए तो क्या मतलब होगा। विदेशी शिक्षा के माध्यम से आप कभी भी पनप नहीं पाएंगे, ध्यान रखो। केवल आपको नौकरी का लोभ लालच दे करके वे आपको खरीदना चाहते हैं। आप बिकना चाहते हैं क्या? कोई चीज है बिकती है, किंतु भारत के पढ़े लिखे भी बिकते हैं। कि सुन करके ऐसा लगता है कि आप लोग अपने स्वाभिमान को खो चुके हैं। कोई बाधा नहीं, किंतु यदि आप अपने पास श्रम करने की योग्यता रखते हैं, कोई भी आप कार्य करो, निश्चित रूप से भारत में वह स्वतंत्र होकर के 50 व्यक्तियों को भी खड़ा कर सकता है। ऐसे आपके पास क्षमता विद्यमान है। इस हथकरघा के माध्यम से 4 बिंदु हमारे सामने आए हैं, ताकि ये जो बेकार घूम रहे हैं छात्र छात्राएं और युवा शक्तियां, ये कम से कम अपने आप को पहचाने। सर्वप्रथम आरोग्य की अपेक्षा से विदेशी जो कोई भी वस्त्र है वो सारे आपको रुग्णता प्रदान कर रहे हैं। भयानक चर्म रोग आदि जो हो रहे हैं वो उसके कारण रक्त संचार के ऊपर, चिंतन की धारा के ऊपर, पाचन शक्ति के ऊपर अनेक प्रकार के
प्रभाव पड़ रहे हैं और आपको रोगी बना रहे हैं। आपके ही वस्त्र और बहुत कीमती वस्त्र है, उसमें भी आपको यह रुग्णता प्राप्त हो रही है। ये एक गुण आपके हथकरघा में नहीं मिलेगा। आपके पास वह गुण आएगा आरोग्यवर्धक। इसमें बहुत जल्दी वस्त्र निर्माण करने की क्षमता तो विद्यमान है, हजारों व्यक्तियों के लिए भी वह आपूर्ति कर सकता है, लेकिन उसके साथ मटन चलो, हाँ, जो मांस का लेप लगाए बिना वह सूत टिक नहीं सकता। उस मशीन के उस भार को, उस जोर को सहन नहीं कर पाता, टूट जाएगा। इसलिए वह न टूटे इसके लिए मांस का, चर्बी का या और कोई भी सस्ती चीज का जो छूने योग्य भी नहीं रहते, उसका पूरा का पूरा प्रयोग होता है। और यह हमने कई व्यक्तियों के मुख से सुना और पढ़ा भी। अब आप लोग भी इसको पढ़ सकते हो। तो यह कोई भी यंत्र आज हथकरघा को छोड़ करके इससे बचा नहीं, जबलपुर अहिंसक वस्त्र तो बन ही नहीं सकता। आप लोग जल गालन, जो पानी छानने की क्रिया, कौन से कपड़े से करोगे मुझे बताओ। अभी हथकरघा भी आ रहा है। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही पवित्र कार्य किया है। हाँ, सर्वप्रथम जलगानन के लिए सूती वस्त्रों का निर्माण करने का संकल्प लिया है। और यह ऐसी है कि वे सारी युवा शक्ति यदि इसको देख लें तो अपने आप ही भारत अन्यत्र कहीं दूर दूर तक पहुंच जाएगा इस श्रम के कारण। पहला ऐसा ही होता था। हाँ, वो भी आ रहा हूँ। ये गुण हो गया। जलगालन की क्रिया आपकी सदोष सिद्ध हो गई। अब निर्दोष सिद्ध करने के लिए आप शाकाहारी होकर के भी इस प्रकार मांसाहारी होते चले जा रहे हैं। इससे यदि बचना है आप संकल्प लीजिए, हमें मिले या ना मिले, किंतु इस प्रकार के वस्त्रों का हम उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जलगालन की क्रिया उससे समाप्त होगी, वर्षों चले गई अज्ञान के कारण। दूसरा, भगवान के आप इतनी बढ़िया बढ़िया मूर्तियां लेकर के आए हो, उसके ऊपर हाँ जबलपुर जा रहे हैं, अभी बिहार है आधा घंटे से। करोगे कहाँ से करोगे? और उसके ऊपर वस्त्र का प्रक्षालन कौन से कपड़े से करोगे? हथकरघा तो आज लग रहा है। हाँ, बस हो गए। पंच कल्याण की बात करते हैं पंचायत लोग, हम कैसे आएंगे हमें बताओ। इतने सारे मूर्ति बनाई जा रही है। हाँ, हम नहीं जानते, अब हम नहीं जानते। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति इसका जानकार होना चाहिए। हमें ये मिला है कि भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इसको नहीं जानता हो। एक बात बता दूं कि जब शादी होती तो वधू पक्ष वाले, कन्या पक्ष वाले क्या कहते थे? देखो, पहले जो बाबू हैं, लल्ला, जिनको आप अपने कन्या को दे रहे हो, वह हथकरघा चलाना जानता है कि नहीं, पहले देख लो। क्योंकि कम से कम हमारी कन्या का निर्वाह वह कर लेगा। इसके माध्यम, मतलब उस समय उस हथकरघा के माध्यम से कम वह संयम का भी और माता पिताओं का भी और
वधु जो कन्या ले आया है उसका भी भरण पोषण और उसकी मर्यादा में रख करके उसकी शील की रक्षा के साथ करता था। ये विश्वास हो जाता था। दूसरा भाव बता देते हैं। दूसरा, बच्चे के मतलब हाँ, बच्चे की जो है पक्ष वाले क्या सोचते थे, वो सोच रहे हैं देखो उस कन्या को हमें ले आना है जिसको साड़ी बनाने की कला आती है। सुन रहे हो? क्योंकि वह उस किस्म की साड़ी बनाती है, सुनते हैं, वह यदि एक दिन में एक साड़ी बनाएगी तो इतना तो पक्का हो गया कि कम से कम भी उस एक साड़ी के पीछे उसको 1000 रुपए तो मिलेंगे। मतलब एक महीने में कितने दिन हो सकता? 30। भले टिकट टूट जाए फिर भी एक दिन में एक साड़ी बनी जाएगी। तो इस प्रकार 30,000 रुपए, वह उस समय की बात है 30,000। इस समय तो और आगे बढ़ सकते हो। यह हमने अपनी तरफ से एक पुरानी किताब में पढ़ी थी, आप भी पढ़ लेना। इधर उधर के अखबार तो पढ़ते रहते हो, ऐसा साहित्य का भी अवलोकन करो, तो इतिहास की बात को आपके सामने रखता है। ये बात हो गई। दूसरा हो गया। हाँ, तो आहार के, अब आहार देना है मुनि महाराज जी को, आहार देना है मुनि महाराज जी को। लिया हो कोई भी अच्छी फनाफन, मतलब नहीं है। फनाफन का अर्थ क्या होता है? फना मैंने सर्प का है, ऐसा ही फनाफन। सुनो, ये वस्तुतः बहुत कठिन विषय है, इसलिए आपका वस्त्र शास्त्रों में लिखा हुआ है। जिस समय मुनि महाराज और कोई त्यागी आलिका वगैरह आ जाते हैं, उस समय सूती शुभ्र वस्त्र पहन करके, अभी भी दक्षिण में यह परंपरा चल रही है। हाँ, सफेद वस्त्र के माध्यम से और ये सूती वस्त्र के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार अहिंसक वस्त्र हमारे लिए अनिवार्य है। भले ही महंगे हो तो कोई बाधा नहीं, लेकिन उसी वस्त्र का आप लोगों को उपयोग करना चाहिए। उपयोग करते हैं तो उसका उत्पादन भी करना चाहिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मतलब ये है प्रत्येक घर में ये सब होता था, लेकिन आज नहीं होता। दूसरा, सूती वस्त्र का प्रभाव क्या होता है? मरहम पट्टी बांध के व्रण का कर उपचार, ऐसा यजना बन सका डंडा तो मत मार। ये हमने एक दोहा पढ़ा था, लिखा होगा, क्या पता क्या किसने लिखा। उस समय की बात है। तो मरहम और पट्टी ये दोनों दवाई तो है आपके पास, किंतु पट्टी सूती नहीं है। सुन रहे हो? सूती नहीं है तो पक्का है। सूती यदि कपड़ा नहीं है तो मरहम के ऊपर उस पट्टी को बांधा नहीं जा सकता, और उस पट्टी के द्वारा ही भीतरी मरहम काम करता है। ऊपर के यदि सूती नहीं है तो भीतर सड़ा देगा, गला देगा। इसलिए आज जितने भी चिकित्सालय है उन सब चिकित्सालयों में कि वही सूती कपड़े के ही उपयोग होते हैं। विदेशी वस्त्रों का उपयोग उस व्रण के ऊपर, घाव के ऊपर लगाने से, बांधने से काम नहीं होता।
इस प्रकार यह भी एक गुण है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को सोचना है। दूसरा हम बताना चाहते हैं वह अपने आरोग्यवर्धक कैसे है। ये आरोग्यवर्धक इसलिए है, आप सुन लो, यदि इस वस्त्र को पहन करके लू में भी बाहर निकल जाते हैं, एक गमछा को ऊपर अपने कानों के ऊपर बांध दो, बस चले जाओ, भीतर पसीना आ जाएगा और ये वस्त्र सोख देगा। और जीन्स पहन करके जाओ बाहर, क्या जीन्स पहन करके बाहर जाओ तो पसीना लटपट हो जाओगे, लेकिन वो सोखेगा नहीं। तो सोखेगा नहीं तो आराम भी नहीं, तो वाला आराम के साथ वह ठंडक का अनुभव कर लेगा। और सर्दी के समय पर वह गरमाएगा, और सर्दी के समय पर ये जीन्स आपको कपकपी लाएगा, और गर्मी के समय पर आप तो बेहोशी हो जाएगी आपको। ऐसी स्थिति है। कितने वस्त्रों के गुण हैं यहाँ पर बता दिया गया। इसलिए विदेश तक यहाँ जितने भी विश्व में देश हैं, उन सब देशों को एकमात्र प्रतीक्षा रहती थी कि भारत के वस्त्र तरह तरह की विविधता को लिए हुए और प्रसिद्धि पाए हुए हैं। हमें तो वही अच्छा लगता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो रानी विक्टोरिया, उनकी मांग रहती थी, जब हमारे लिए भारत की साड़ी मिलेगी तो हम पहनेंगे, नहीं तो बोलो नहीं पहनेंगे। ये प्रतीक्षा रहती थी, इसलिए वो मंगाते थे। प्रत्येक देश यह भारत के ऋणी रहता था, और जो भारत मांगता और कुछ लाता नहीं वहां से, बदले में केवल सोना चांदी, हीरे मोती, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। विदेशी लोगों ने ही भारत के इतिहास में इस प्रकार लिखा है, आप पढ़ लेना। बहुत पढ़े लिखे हुए हो, भारत के भी कुछ पढ़ लेना, तो मैं मानूंगा आप भी पढ़े लिखे हैं, नहीं तो मेरे जैसे गंवारे रह जाओ। पढ़े हो तो कक्षा तो हमारे पास कम है। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ। तो और भी एक बात है, मुझे कहना था, लेकिन समय नहीं होने के कारण अभी आगे का कार्यक्रम आपको करना है, और धीरे धीरे सूर्य नारायण भी ढलने को हो गया है। समय हुआ देख लेना। 3 बजे अभी कुछ नहीं है। हाँ, इतना पर्याप्त है। हाँ, अभी तो यह चल रहा है ना, यह कार्यक्रम, उसमें भी लगेगा। हम तो पहले से संकेत देते थे ताकि आप लोग जागृत हो जाए। हाँ, बहुत सारे चारों तरफ से रास्ते हैं ना। होली फिर तो हमारे क्या होली। सुनो सुनो, हम कई बार वृंदावन में भी होली के दिनों में घूम चुके हैं। वह होली में जाए तो हमें जो है रंग डालेंगे तो खर्चा उनका ज्यादा बढ़ जाएगा, मजा नहीं आएगा उनको। और बिल्कुल जाओ बाबा बाबा जाओ। ऐसे हमारी एक बार होली हुई है, रंग पंचमी हुई है विदिशा में, नहीं समझे। और उस समय हम पहली बार गए विदिशा, इसलिए उन लोगों ने खूब अच्छे ढंग से मंडप वगैरह बनाए थे और दरवाजा वगैरह बनाए थे।
अच्छे अच्छे श्रृंगार श्रृंगार के साथ स्वागत के हमने सोचा रंग पंचमी कल है और इतने अच्छे अच्छे ये तोरण द्वार बने हैं। दिवाली अलग वस्तु होती है, दशहरा अलग वस्तु होती है, होली के दिनों में ये कैसे होगा, क्या होगा। हम कहते हैं एक भी बच्चे ने भूल करके उसके ऊपर रंग की पिचकारी नहीं की और दिवाली मन गई थी। लोग बहुत समझदार होते हैं, जिन लोग समझे या न समझे, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग भी थे, एक ने भी उस प्रकार की हरकत नहीं की। तो हमने कहा भैया कि होली भी हो गई और दिवाली भी, दशहरा भी हो गया। ये सारे आप लोगों को सोचना चाहिए। ये होली आई है तो बहुत अच्छी बात है। और आप अपने सूती कपड़े को पहन करके बाहर निकालो तो कोई रंग नहीं डालेगा। इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने विलंब से भले ही सोचा, लेकिन बहुत अच्छी दिशा में सोचा और इसको एक बार चालू किया है तो ऐसा चालू कर देना कि यहाँ से पूरे के पूरे वह गांधी जी के जमाने में क्या हुआ था मालूम है। विदेशी वस्त्रों की होली सुन करके गांधी जी को क्या हुआ, वस्त्रों को जला रही हो, क्यों जला रहे? नहीं, विदेशी वस्त्रों को जलाना इसलिए एक उनका कहना था, एक व्यक्ति यदि एक भी कपड़ा, एक वस्त्र दो शर्ट पहनता है, वो खरीद लेता है तो एक व्यक्ति का रोजगार समाप्त हो जाता है। ये लिखा उसने, क्या समझे? क्योंकि ये ग्राहक बढ़ गया, एक ग्राहक बढ़ गया तो इस जो हथकरघा के माध्यम से बनाता है उसका तो कोई खरीदेगा नहीं। ये समय हुआ कि इसको कोई भी नहीं सुने और वो कहते कहते चले गए। यदि आज गांधी जी होते तो क्या कहते बताओ? हाँ, क्या कहते? आज मैं कहना चाहता हूँ नेताओं को कि आप गांधी जी के चरित्र पढ़ते हो और गांधी जी के नाम से दल भी बना देते हो, लेकिन गांधी जी के सिद्धांत को कहाँ अपनाते हो? जो प्रत्येक जनता के प्रति उनका क्या लगन, उनका क्या सोच विचार था, हम नहीं कह सकते। खान पीन, रहन सहन, शिल्प विद्या आदि आदि के बारे में उनका जो सोच था आज आंखें खोल देते हैं, लेकिन जिन्होंने आंखों के ऊपर चश्मा लगा रखा है उनको हम जबरदस्ती कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आप बैठ करके अवश्य सोचिए, साहित्य पढ़िए, इतिहास खोलिए और अपने आंखों को भी खोलिए। अब सोचते सोचते बहुत समय हो गया, 70 साल का है। अब सोचने की बात नहीं है, अफसोस की बात है। अब सोचना ही नहीं, विदेशी पद्धति से कभी भी भारत का कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसे सोच करके शिक्षा पद्धति में अंतर लाइए, पहनाव में अंतर लाइए, खान पीन रहन सहन में अंतर लाइए, साहित्य के बारे में भी अंतर लाइए और इतिहास को अब पुनः पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे। इतने कह करके हाँ, जिन्होंने कैसे पवित्र भाव किए होंगे, 3 एकड़ की जमीन जो कि राजपथ जिसको बोलना चाहिए, राजपथ, और क्योंकि मुझे हाईवे से थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, क्योंकि इंग्लिश की ओर चला जाता है
मैं यदि इंग्लिश कहूँ तो लोग महाराज जी भी इंग्लिश बोलते हैं, पसंद करते हैं, हमें ये पसंद नहीं है। हाँ, तो इसलिए राजपथ के सामने ये 3 एकड़ की जमीन, उपजाऊ जमीन, और उन्होंने केवल सत्कार के लिए दान के रूप में दिया है। उनका वह सोच विचार आज फलीभूत हो रही है। जहाँ पर आप लोग आकर के बैठे हैं, भर गर्मी में आप बैठे हो और शांति के साथ सुन रहे हो, उस व्यक्ति के सोच विचार तो देखो। कम से कम हमारे बच्चे, आगे की औलाद या आगे की जो पीढ़ी है वह अवश्य इसका सदुपयोग करेगी। तो उन्होंने कहा इसको बेचना नहीं, इसको सत्कार के लिए, और आप लोगों ने इसको बेचा नहीं तो कोई भी अध्यक्ष होता बेच दे, और क्या पता क्यों क्या हो गया। नहीं अभी है गायब। बहुत सारी जमीन, बहुत सारे विद्यालय की जमीन और बहुत सारे गौशाला की जमीन, बहुत सारे जैनियों में तो बहुत सारे थे, उनकी दशा बहुत खराब हो रही, लेकिन यहाँ के समाज ने उस दशा को खराब न करके और अवसर को लेकर के महाराज जी को बुलाने का एक ही मात्र उपाय है। हमने सोचा कल बहुत चलाया, हमने कहा तो कुछ न कुछ तो है इसमें रहस्य, नहीं समझे, कोई भी पास नहीं था। तो हम आकर के बैठ गए वहां पर, बहुत लेट से आ गए। तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कल के प्रोग्राम की योजना चल रही है, कहीं महाराज चले जाए, मध्याह्न में समय नहीं दे तो सुबह कर ले, ऐसा हमने सोचा था। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सोचना स्वाभाविक था, क्योंकि हमारे स्वभाव को जानते सब लोग। कभी भी पीछे नहीं और उठ जा, अभी भी उठ सकते हैं। आप धरना लेकर के बैठ भी जाओगे तो भी हम उठ ही सकते हैं। आप लोगों ने धूप में भी सुना और ऊपर चंद्र की व्यवस्था भी कर दी गई, बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों ने इसी धूप को और बढ़ाइए और जन जन तक इसको पहुंचाइए, और कम से कम श्री जी के प्रक्षालन के लिए, जल गालन करने के लिए, और एक शास्त्र को अक्षार के रूप में कौन से वस्त्र लाओगे? रेशम का, हथकरघा का, कहाँ से लाओगे हथकरघा का? तुम्हें निमित्त सर्व सिद्ध मिल सकता है, कहाँ से आएगा? आप अपने उद्यम करिए। ये अहिंसा का ही एक रूप है, क्योंकि जिस प्रकार आप खेती कर सकते हैं उसी प्रकार यह भी करने में कोई बाधा आपको नहीं आएगी, क्योंकि आरंभ और परिग्रह का त्याग नहीं है और यह सात्विक कार्य माना जाएगा। इतना कह करके समाप्त करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म।